गाइस आई हैव अ प्लान। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं विदाउट वरिंग अबाउट एनी जॉब ऑफर जो कि आपको अपनी होम कंट्री से सिक्योर करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आई नो सिक्योरिंग अ जॉब अपने होम कंट्री से आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन जो आज के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें आपको अपनी होम कंट्री से जॉब नहीं चाहिए, बट देयर इज अ कैच। सो टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, वॉच टिल द एंड। Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Jatindeep Bahl and I hope you guys doing fantastically well today. गाइस चलिए अब जल्द से इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला तो ये जो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ CLB 4 है। दूसरा बेनिफिट, अगर आपके पास सिर्फ 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी है अपनी होम कंट्री में, आप तब भी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट ये कि अगर आपने सिर्फ 1 ईयर का हाई स्कूल डिप्लोमा किया है या फिर आपने सिर्फ 6 महीने का कोई ट्रेड सर्टिफिकेट भी किया है, तब भी आप एलिजिबल है इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। चौथा बेनिफिट ये, आपको एलिजिबल होने के लिए कनाडा में होना जरूरी नहीं है, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पांचवा बेनिफिट ये कि देयर इज नो एज लिमिट। आई नो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बट आगे बढ़ने से पहले ऑल दोज व्यूअर्स जो मेरी सारी वीडियोस देखते हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है, पता नहीं उनको क्यों दर्द होता है सब्सक्राइब का बटन दबाने में, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं कि ऐसा क्या रीजन है कि आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। क्योंकि अभी तक जितने भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उसमें से सिर्फ 25% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, 75% लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई, मैं वो जानना चाहता हूं। तो अगर आप कमेंट्स में अपने व्यूज डालेंगे तो मेरे को और अपनी वीडियोस बनाने में और हेल्प होगी, क्वालिटी ऑफ वीडियोस बनाने में और हेल्प होगी। मेरे को पता चलेगा कि मेरे को क्या ऐड करना चाहिए, क्या रिमूव करना चाहिए। तो प्लीज अपने कमेंट्स डालिए। और जो भी मेरे प्यारे दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, कमेंट सेक्शन में अपना शाउट आउट कीजिए कि यस आई हैव सब्सक्राइब, प्राउडली से दैट यस यू हैव सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं किसके सबसे ज्यादा कमेंट्स आते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। अब जिस प्रोग्राम के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं वो है मैनिटोबा स्किल्ड ओवरसीज प्रोग्राम। ये प्रोग्राम मैनिटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर आता है, बट लेट मी एक्सप्लेन यू हम स्किल्ड ओवरसीज प्रोग्राम की तरफ पहुंचे कैसे। अब जो MPNP है, जो कि मैनिटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं जैसे कि स्किल्ड वर्कर, इंटरनेशनल एजुकेशन एंड बिजनेस इन्वेस्टर। अब ये जो तीनों स्ट्रीम्स है इनकी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आती है, बट द वंस वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज स्किल्ड वर्कर। अब जब स्किल्ड वर्कर पे आते हैं, इसके फर्दर 2 सब स्ट्रीम्स है जैसे कि स्किल्ड वर्कर इन मैनिटोबा एंड स्किल्ड वर्कर ओवरसीज। अब स्किल्ड वर्कर इन मैनिटोबा उन वर्कर्स के लिए है जो ऑलरेडी मैनिटोबा में वर्किंग है या फिर उस एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर है जो कि मैनिटोबा बेस्ड है। जहां तक स्किल्ड वर्कर ओवरसीज की बात आती है, जिसकी डिस्कशन अभी हम करेंगे इस वीडियो में, ये उन लोगों के लिए है जो कि अपने होम टाउन से कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बट उनके पास जॉब ऑफर नहीं है। तो कुछ इस तरह MPNP का ग्राफ दिखता है। अब जिस प्रोग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं ये पॉइंट असेसमेंट ग्रिड प्रोग्राम है। इसका मतलब यह है कि आपको इस प्रोग्राम में पॉइंट्स मिलते हैं ऑन वेरियस प्रोसेसेस। अब इस प्रोग्राम में एलिजिबल होने के लिए आपको मिनिमम 60 पॉइंट्स चाहिए आउट ऑफ 100, बट जो कि मैनिटोबा की स्कोर शीट है, MPNP के इस प्रोग्राम की स्कोर शीट है, उसमें जो पॉइंट सिस्टम है वो आउट ऑफ 1000 है। कंफ्यूज्ड? चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स, ये MPNP एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रैंकिंग पॉइंट ग्रिड है। इसमें अगर आप देख पाएंगे फैक्टर 1 में लिखा है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसमें फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे कि आपकी इंग्लिश है, तो इसमें CLB लिखे हुए हैं लेफ्ट पे और राइट पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे पर बैंड। तो अगर आपके जैसे CLB 4 मैंने आपको बताया था ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर आपके CLB 4 हैं तो आपको 12 पॉइंट्स पर बैंड मिलेंगे। ऐसे ही अगर CLB 5 है तो आपको मिलेंगे 17 पॉइंट्स पर बैंड। CLB 6 के लिए 20 पॉइंट्स पर बैंड एंड CLB 7 के लिए 22 पॉइंट्स पर बैंड। बट इस केस में मैक्सिमम पॉइंट्स जो आपको मिल सकते हैं फैक्टर 1 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में, इसमें है 125 पॉइंट्स। फिर दूसरा फैक्टर आता है हमारा एज का। इस केस में अगर आपकी एज 21 to 45 के बीच में है सो यू कैन गेट द मैक्सिमम पॉइंट्स दैट इज 75। उसके अलावा बाकी जो भी आपकी एज है उस हिसाब से आगे पॉइंट्स दिए हुए हैं। एज फैक्टर में मैक्सिमम पॉइंट्स जो आप ग्रैब कर सकते हैं वो है 75।
फिर आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। जैसे वर्क एक्सपीरियंस में जैसे मैंने आपको बताया मिनिमम अगर आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है यू विल बी एबल टू ग्रैब 40 पॉइंट्स। ऐसे ही आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है 50 पॉइंट्स, 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस या उससे ज़्यादा देन 75 पॉइंट्स, एंड द मैक्सिमम पॉइंट्स यू कैन गेट इज़ 175। फिर आता है आपका एजुकेशन फैक्टर। जैसे मैंने आपको बताया अगर आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट भी है तब भी एलिजिबल है आप अप्लाई करने के लिए, उस केस में आपको 70 पॉइंट्स मिलते हैं। एंड द हायर यू गो ऑन योर स्टडीज़ द मोर पॉइंट्स यू गेट। द मैक्सिमम पॉइंट्स इन फैक्टर 4 दैट इज़ एजुकेशन यू कैन गेट इज़ 125 पॉइंट्स। फिर आता है आपका अडेप्टेबिलिटी। अब अडेप्टेबिलिटी में अगर आपके क्लोज रिलेटिव हैं जो कि मैनिटोबा में रहते हैं तो उस केस में आपको मिलेंगे 200 पॉइंट्स। इसके बारे में मैं आगे वीडियो में पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा, सो कीप वॉचिंग। फिर अगर आपका नीचे आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है मैनिटोबा में 6 मंथ्स और मोर तो उस केस में आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे, बट इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोग्राम जिसमें आप अपने होम कंट्री में ही हैं और आपके पास कोई जॉब ऑफर नहीं है, तो इस प्रोग्राम के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव है या डिस्टेंट रिलेटिव है मैनिटोबा में तो उस केस में भी आपको 50 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके अलावा यू मस्ट बी एबल टू सी, एक पॉइंट लिखा है इनविटेशन टू अप्लाई अंडर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव। इसमें आपको 500 पॉइंट्स मिलते हैं। अब ये स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है क्या? ये मैनिटोबा इनविटेशन के अंदर आप नीचे देख पाएंगे सेकंड पैराग्राफ में लिखा है टू अप्लाई टू द MPNP विद द मैनिटोबा इनविटेशन कनेक्शन। In your MPNP online application, you must upload the letter of invitation you received directly from MPNP after being interviewed by a program officer during a recruitment mission or exploratory visit। अगर किसी रिक्रूटमेंट मिशन में आपने पार्टिसिपेट किया है मैनिटोबा या आपने ऑलरेडी एक एक्सप्लोरेटरी विजिट की है मैनिटोबा में तो उस केस में आपको 500 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको क्लिक करके इसके बारे में और जान सकते हैं। उसके अलावा ये एक वर्कशीट है MPNP की सेल्फ असेसमेंट पॉइंट्स की। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हर एक लैंग्वेज के आगे पॉइंट्स, CLB के आगे पॉइंट्स लिखे हैं, देन एज के आगे पॉइंट्स लिखे हैं। दिस इज़ आउट ऑफ 100। तो इसमें आपके मिनिमम 60 पॉइंट्स होने ही चाहिए टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पे नीचे इन्होंने असेसमेंट वर्कशीट भी दी हुई है जिसमें आप अपने पॉइंट्स को भर के देख सकते हैं कि आपके मिनिमम 60 पॉइंट्स ग्रैब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बट एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस प्रोग्राम में एलिजिबल होने के लिए आपकी अडेप्टेबिलिटी होनी ही चाहिए। मतलब मैनिटोबा में आपका क्लोज रिलेटिव होना चाहिए या कोई फ्रेंड होना चाहिए टू अप्लाई और टू बी एलिजिबल एट फर्स्ट प्लेस फॉर दिस प्रोग्राम। चलिए अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं फ्रेंड और रिलेटिव में। इनके रिलेटेड जो भी डिटेल में पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से समझा देता हूं ताकि जो भी कंफ्यूजन है वो वंस फॉर ऑल खत्म हो जाए। थोड़ा इजी एक्सप्लेनेशन के लिए चलिए फ्रेंड को हम अभी आपका सपोर्टर का नाम दे देते हैं, ठीक है। सो दिस सपोर्टर ये आपका बहुत ही पक्का यार होना चाहिए, बहुत ही क्लोज फ्रेंड होना चाहिए। और उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। पहला तो ये है कि उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो मैनिटोबा में पिछले 1 साल से वहां रह रहा है और 1 साल से वहां पे मैनिटोबा में जॉब कर रहा है। उसका एक प्रूफ उसको लगाना पड़ेगा। 1 साल मिनिमम है, 2 साल भी हो सकते हैं, 4 साल, बट एटलीस्ट कंटिन्यूसली 1 साल का तो दिखाना पड़ेगा। दूसरा, आपका सपोर्टर या तो परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए या फिर सिटीजन होना चाहिए कनाडा का। तीसरा, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है, अगर आपके सपोर्टर ने पास्ट में किसी और को भी सपोर्ट किया है और वो अब आपको सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही कैन डू इट। बट उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि पहले वाले फ्रेंड को जो उसने सपोर्ट किया था उसका सेटलमेंट प्रॉपर हो चुका है और वो अच्छे से जिंदगी मैनिटोबा में बिता रहा है। चौथा पॉइंट, सपोर्टर को ऐसा प्रूव करना पड़ेगा कि वो वाकई आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है। और वो कैसे हो सकता है? पुरानी ओल्ड पिक्चर्स को दिखा के, जैसे अगर आप स्कूल में इकट्ठे थे तो स्कूल की फोटोग्राफ्स हो जाए, या फिर अगर आप जॉब इकट्ठे करते थे, 3 4 5 साल आपने जॉब इकट्ठे की, आपके बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स बन गए हैं, तो उसकी फोटोग्राफ्स आप दिखा सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। चलिए अब हम क्लोज रिलेटिव की जो बात कर रहे थे उसको एज ए सपोर्टर कर देते हैं। अब क्लोज रिलेटिव किसको कहते हैं? पहला तो आपके सगा भाई हो गए या आपकी सगी बहन हो गई। दूसरा, आपके चाचा जी हो सकते हैं, मामा जी हो सकते हैं, बुआ जी हो सकती है, मासी हो सकती है, या फिर मामा जी हो सकते हैं। तीसरा, आपके नीस या नेफ्यू, जैसे आपके ब्रदर या आपके सिस्टर के जो बच्चे हैं वो भी आपका सपोर्टर बन सकते हैं। चौथा, आपके जो चाचा है, मामा है, ताया है, बुआ है, मासी है, उनके जो बच्चे हैं वो भी आपका सपोर्टर हो सकते हैं। पांचवा, ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स।
छठा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके दादा दादी या आपके नाना नानी, वो भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन से लोग हैं जो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहला तो आता है आपके रेफ्यूजी क्लेमेंट्स और इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन अ फेडरल अपील और रिमूवल प्रोसेस। इसका मतलब यह है कोई भी पर्सन जो कि कनाडा में आने के लिए एज ए रेफ्यूजी अप्लाई कर रहा है वो एलिजिबल नहीं होगा, या फिर कोई भी पर्सन जिसके ऊपर कोई फेडरल केस पड़ रहा है या जिसको रिमूवल के ऑर्डर्स आ चुके हैं वो भी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। दूसरा आता है हमारा लिव इन केयर गिवर्स करंटली लिविंग इन कनाडा। मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी कि आप एज अ केयर गिवर कनाडा कैसे जा सकते हैं। तो तीसरा, टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स करंटली वर्किंग एंड रिजाइडिंग इन अ प्रोविंस अदर देन मैनिटोबा। अगर कोई भी टेम्पररी फॉरेन वर्कर में आ जाते हैं स्टूडेंट्स, आपके विजिटर वीजा होल्डर्स या आपके कोई वर्क वीजा होल्डर्स जो मैनिटोबा के बाहर रहते हैं और वहां पे रह रहे हैं और वहां पे वर्क कर रहे हैं, तो वो इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इस पॉइंट से आपको इस बात की संतुष्टि तो है कि जो कनाडा में करंटली है आउटसाइड मैनिटोबा, वो आपके कंपटीटर्स नहीं है इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। चौथा आता है स्पाउसेस ऑफ कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट्स। जो भी परमानेंट रेजिडेंट या कैनेडियन सिटीजन ऑलरेडी कनाडा में हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं वो इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पांचवा, इंडिविजुअल्स हु हैव बीन रिफ्यूज्ड बाय एमपीएनपी विद इन द लास्ट 6 months एंड हु आर नॉट एबल टू एड्रेस द रीजंस फॉर रिफ्यूजल्स। कोई भी इंडिविजुअल जो इसको रिफ्यूज किया गया है एमपीएनपी के द्वारा पिछले 6 महीनों में, वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर वो फेल हो गए हैं वो रीजन को एड्रेस करने के लिए जिसके कारण उनको रिफ्यूजल दिया गया था। छठा आता है इंडिविजुअल्स who have an active immigration application with any other provincial immigration program और फेडरल इमिग्रेशन प्रोग्राम इन कनाडा। अगर आपने और किसी भी और इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है, कोई पीएनपी के और पीएनपी के लिए अप्लाई किया है, कोई अल्बर्टा का पीएनपी हो गया, ब्रिटिश कोलंबिया का हो गया या ओंटारियो का पीएनपी हो गया, उसके लिए अगर आपने अप्लाई किया है और वो आपकी एप्लीकेशन अभी एक्टिव है, तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट नोट कीजिए, एन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल इज नॉट कंसिडर्ड एन इमिग्रेशन एप्लीकेशन। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी एक्सप्रेस एंट्री में ऑलरेडी प्रोफाइल बनी हुई है तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप तो यह है कि आपको एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यह नहीं कि आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यह है कि आप उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे जो कि ईओआई मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि आपके पॉइंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस, आपके एजुकेशन क्या है, आपकी एज क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका लैंग्वेज टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, आपका रिलेशन मैनिटोबा में कैसे है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको वो फॉर्म फिल करना है। दैट्स इट। फिर जो आपकी प्रोफाइल है वो एक पूल में एंटर हो जाती है, जस्ट लाइक जैसे एक्सप्रेस एंट्री का पूल होता है जिसमें हम अपनी प्रोफाइल को सबमिट करते हैं, उसी तरह मैनिटोबा का एक पूल होता है जिसमें आपकी प्रोफाइल को सबमिट किया जाएगा। अब ईओआई को सबमिट करने के लिए आपको एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी मैनिटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम ऑनलाइन वेब पेज पे, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। तो गाइज ये मैनिटोबा का लॉगिन पोर्टल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस वीडियो के रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं मैं वो सबके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इजीली उसको एक्सेस कर सकें। तो ये अगर तो आपका ऑलरेडी लॉगिन इन्फॉर्मेशन बनी हुई है तो इसमें आप यूज़र नेम पासवर्ड डाल सकते हैं, और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे एक न्यू यूज़र का लिंक है, इसको आप क्लिक कर लें और यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा मेक श्योर करिए कि आपके पास सेटलमेंट फंड्स हो जो कि है मिनिमम $10,000। अगर आप अकेले हैं, अगर आपके साथ आपकी फैमिली है तो पर पर्सन के हिसाब से $2,000 इसमें ऐड करते रहे। इट मींस अगर आप हैं, आपके पार्टनर हैं और आपके 2 बच्चे हैं तो टोटल 4 लोग हो गए, तो उस केस में जो आपके सेटलमेंट फंड्स होंगे वो होंगे $16,000। मगर ये जो फंड्स हैं ये रेडिली अवेलेबल होने चाहिए आपके पास, मतलब अगर कल को चाहे ये फंड्स को निकालने के लिए तो आप उसको निकाल सके, जैसे कि लाइक फिक्स डिपॉजिट। चलिए स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए मैनिटोबा रेगुलरली ड्रॉज कंडक्ट कराता है। चलिए कुछ पुराने ड्रॉज के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए अब हम ड्रॉज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नवंबर 2023 में इसी महीने में 3 ड्रॉ निकले थे। एक ड्रॉ निकला था स्किल्ड वर्कर इन मैनिटोबा का, दूसरा ड्रॉ निकला था आपका इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रीम का, और तीसरा ड्रॉ निकला था आपका स्किल्ड वर्कर ओवरसीज़ का। सिंस इस टॉपिक के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वे स्किल्ड वर्कर ओवरसीज़ है,
तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ लेटर्स जो ऑफ एडवाइस इशू किए गए थे 48, और इसमें जो लोएस्ट स्कोर गया था वो गया था 721। उसके बाद एक बार हम अक्टूबर का भी चेक कर लेते हैं। अक्टूबर में भी 3 ड्रॉ निकले थे अगेन स्किल्ड वर्क इन मैनीटोबा का, इंटरनेशनल एजुकेशन एंड स्किल्ड वर्कर ओवरसीज़ का। स्किल्ड वर्कर ओवरसीज़ में लेटर ऑफ एडवाइस जो टोटल इशू किए गए थे 41, और लोएस्ट रैंक जो स्कोर गया था वो गया था 601। तो अगर आप देख पाएंगे मैनीटोबा काफ़ी कंसिस्टेंट है इन कंडक्टिंग द ड्रॉज। ऐसा नहीं है एक महीने में किया और उसके बाद भूल गए। हर महीने इफ़ यू चेक नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, हर महीने इन्होंने एक ड्रॉ निकालना ही निकालना है। अब अगर आप उन कैंडिडेट्स में हैं विद द हाईएस्ट रैंकिंग, तब मैनिटोबा आपको इशू करेगा एक लेटर ऑफ एडवाइस टू अप्लाई। अब जब आपके पास एडवाइस टू अप्लाई आ गया, आपको तब अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो कि प्रूव करें कि जो आपने ईओआई में पॉइंट्स दिखाए हैं एजुकेशन बेस पे, एज के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे, या आपका जो रिलेशन है मैनिटोबा का उसके बेस पे, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच करना है अपनी एप्लीकेशन के साथ और उनको सबमिट करना है। बट मेक श्योर करिए जब आपके पास ये एडवाइस टू अप्लाई आए उसके विद इन 60 डेज आप ये सब सबमिट कर दें। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप सबमिट कर रहे हैं तो उसके साथ आपको एक फीस अटैच करनी है जो कि है $500 की। उसके अलावा आपको एक डिटेल्ड सेटलमेंट प्लान भी सबमिट करना है। बेसिकली उनका ये सेटलमेंट प्लान लेने का मतलब ये होता है कि वो आप देखना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि आपके पास हमारे थ्रू पीआर आ जाए और उसके बाद आप किसी और प्रोविंस में शिफ्ट हो जाए। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी फुल इंटेंशन है इसी प्रोविंस में रहने के लिए, यहां पे आपको जॉब करनी है, यहीं पे आपको सेटल होना है। उस रिलेटेड जो भी आपका सेटलमेंट प्लान है वो आपको उनके साथ शेयर करना है। उसके अलावा एक और बहुत जरूरी बात है, अगर आपका प्रोफेशन इन डिमांड है, मैनिटोबा का इन डिमांड प्रोफेशन में है, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। चलिए इस लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो गाइज ये कुछ इन डिमांड ऑक्यूपेशंस की लिस्ट है मैनिटोबा की, जो कि प्रोफेशंस इन डिमांड है इस प्रोविंस में। तो हम कुछ ऑक्यूपेशंस की अगर बात करें तो करीब इन्होंने 9 to 10 ऑक्यूपेशंस लिस्ट दी हैं। इसमें फर्दर काफ़ी ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे कि हम बिजनेस फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्यूपेशंस को क्लिक करेंगे तो अंदर काफ़ी नॉक कोड आपको मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को देखने के बाद आराम से चेक कर सकते हैं कि आपका नॉक कोड इसमें है कि नहीं। काफ़ी लंबी लिस्ट है, आई एम श्योर ऑलमोस्ट काफ़ी नॉक कोड्स इसमें होंगे। वैसे ही ये नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेज रिलेटेड डिटेल्स हैं। इसमें आपके डेटा साइंटिस्ट, आगे डेटा एनालिस्ट वगैरह वगैरह। अभी मैं डिटेल में इसको नहीं पढ़ूंगा। हेल्थ ऑक्यूपेशंस है, ऑक्यूपेशंस इन एजुकेशन, लॉ, इसमें आपके थेरेपिस्ट आ गए, करियर डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स वगैरह आ गए। तो अगर तो आपके नॉक कोड इस लिस्ट में हैं तो ऑब्वियसली आपको मैनिटोबा से इनविटेशन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो इसी तरह ये ट्रेड्स, ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट ऑपरेटर्स की लिस्ट है। इसी तरह यहाँ पे ऑक्यूपेशंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड यूटिलिटीज़। तो ये आराम से आप वीडियो को देखने के बाद अपना नॉकआउट चेक कर सकते हैं। अब स्टेप 3 में जब आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन सबमिट कर दिए, आप किसी भी टाइम पे अपनी एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, अपने लॉगिन आईडी पे जा सकते हैं और अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कोई डॉक्यूमेंट रह गया है, तो उस केस में, या किसी डॉक्यूमेंट में चेंजेस करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको मैनिटोबा को इन्फॉर्म करना पड़ेगा उनकी ईमेल आईडी पे जो कि है immigrantmanitoba@gov.mb.ca। इस ईमेल पे आपको अपने चेंजेस के बारे में इंफॉर्म करना है। अब जो मैनिटोबा है वो आपकी प्रोफाइल को असेस करेगा और आपको 6 महीने के अंदर रिजल्ट अपडेट कर देगा। स्टेप नंबर 4, एक बार जब आपकी एप्लीकेशन को असेस कर लिया मैनिटोबा ने, फिर वो आपको एक नॉमिनेशन सर्टिफिकेट भेजेंगे। फिफ्थ स्टेप में जब आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट्स के साथ, पीआर रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ आपको ये नॉमिनेशन सर्टिफिकेट अटैच करके भेजना है। बट मेक श्योर करिए जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं ये विद इन 180 डेज आप इनको भेज दें। अब परमानेंट रेजिडेंस रिलेटेड जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं वो आपको मिल जाएंगे एक एप्लीकेशन के थ्रू जिसका नंबर है IMMP7000। तो गाइज ये है आपका एप्लीकेशन फॉर परमानेंट रेजिडेंसी प्रोविंशियल नॉमिनी क्लास IMMP7000, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट में आपको सारी डिटेल्स मेंशन की गई हैं। आप इसको जाके अच्छे से देख सकते हैं और यू कैन गैदर द इंफॉर्मेशन कि जब आपके पास नॉमिनेशन सर्टिफिकेट आ जाए उसके बाद आपको फर्दर प्रोसेस कैसे करना है, पीआर के लिए कैसे अप्लाई करना है, इसमें सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब स्टेप नंबर 6 में जब आईआरसीसी कंफर्म कर दे कि आपके सारी एप्लीकेशन कंप्लीट है,
तो उसके बाद वो आपको एक फाइल नंबर भेजेंगे और उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। मगर एक चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि वीजा ऑफिस आपको कंफर्म करेगा या आपके डिपेंडेंट्स के बारे में ये बताएगा कि कब आपको पीसीसी और मेडिकल टेस्ट कराना है। और जब आपके पास पीआर आ जाए तो आपको नोटिफाई करना पड़ेगा मैनिटोबा का एट देयर ईमेल आईडी विच इज immigratemanitoba@gov.mb.ca। मैनिटोबा के अलावा मैंने और भी प्रोविंसेस के ऊपर काफी प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस किया है, जिसकी प्लेलिस्ट अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। आप उसको क्लिक करके जो भी प्रोविंस के बारे में जानना चाहते हैं आप उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके अलावा कनाडा रिलेटेड कैसे रिज्यूमे बनाया जाता है या ओवरऑल जब इंटरनेशनल रिज्यूमे बनाना हो किसी भी कंट्री के लिए तो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना है, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी। जिस टाइप की वीडियो आप देखना चाहते हैं आप बेझिझक वहां जाके देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। एट दी एंड मेरी ये वीडियोस बनाने का बस एक ही मकसद है कि आपकी नॉलेज इमिग्रेशन रिलेटेड बढ़े। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाए बिना मत जाइएगा। उसके अलावा नोटिफिकेशन बटन दबाना भी मत भूलिएगा। एंड ऑफ कोर्स आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। कोई भी कमेंट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वी विल इंटरैक्ट एंड डिस्कस। Well, thank you once again and I'll see you very soon. Good night. Take care. Bye-bye.